बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम अल्कीन्स के रिएक्शंस कंटिन्यू किए हुए थे, तो अल्कीन्स के कुछ रिएक्शंस हमने स्टडी कर लिए थे। सो जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उनको आज हम कवर करेंगे। अल्कीन्स के जो रिएक्शन हमने कर लिए थे उनमें हाइड्रोजन के एडिशन, हैलोजन की एडिशन, हाइपो हैलो एसिड की एडिशन और वाटर की एडिशन हमने की थी। आज जो नेक्स्ट एडिशन हम करेंगे वो हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइपो हैलो एसिड्स, एडिशन ऑफ हाइपो हैलो एसिड। इससे पहले हमने हैलो एसिड की एडिशन की थी। सो अभी हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइपो हैलो एसिड। अब इसमें दो बातें हैं। एडिशन ऑफ हाइपो हैलो एसिड इज कॉल्ड हैलो हाइड्रेशन। इसको क्या कहेंगे? हैलो हाइड्रेशन। दोबारा बता रहा हूँ कि हाइपो हैलो एसिड के एडिशन को क्या कहेंगे? हैलो हाइड्रेशन। अब ये जो हाइपो हैलो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? कल आपने पढ़ा था जो हैलो एसिड्स होते हैं, हैलो एसिड्स में HX होता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई ना कोई हैलोजन अटैच होती है। अब अगर हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान एक ऑक्सीजन आ जाए तो हम इनको कहते हैं हाइपो हैलो एसिड। अब इन हाइपो हैलो एसिड्स की एग्जांपल अगर ले लें तो हम ले सकते हैं HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। हम ले सकते हैं HOBr, हाइपोब्रोमोस एसिड। इसके अलावा हम ले सकते हैं HOI। तो HOX को क्या कहते हैं? हाइपो हैलो एसिड्स। अब जब हाइपो हैलो एसिड अल्कीन पे ऐड होते हैं तो हैलो हाइड्रिन बनती है। क्या बनती है? अल्कीन्स रिएक्ट्स विद HOX to form हैलोहाइड्रिन। अब बच्चों जो हैलोहाइड्रिन होती है ये क्या होती है? अब इसमें दो चीज़ें हैं, हैलोजन भी है और आपका हाइड्रिन लफ्ज़ भी है। तो हैलोहाइड्रिन्स बेसिकली क्या होते हैं? हैलो अल्कोहल्स होते हैं। दीज आर एक्चुअली व्हाट? हैलो अल्कोहल्स। अब इसका मतलब है कि अगर ये हैलो अल्कोहल्स हैं तो इनमें फिर दो ग्रुप होंगे, एक इनके अंदर X ग्रुप होगा और दूसरा कौन सा होगा? OH ग्रुप होगा। इसका मतलब है जो हैलोहाइड्रिन्स हैं, हैलोहाइड्रिन्स आर जनरली दोज कंपाउंड विच कंटेन X एंड OH ग्रुप। तो इनको हम क्या कहते हैं? हैलोहाइड्रिन्स कहते हैं। तो हैलोहाइड्रिन्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, हैलोजन्स का भी होता है एडजेसेंट कार्बन पे। सपोज़ हमारे पास कोई सिमेट्रिकल अल्कीन है, सपोज़ ये अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन हमने ली है। इस पे अगर आप ऐड करते हैं क्लोरोहाइड्रिन, सपोज़ आप ये ऐड करते हैं OH एंड Cl, इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोहाइड्रिन या हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरोहाइड्रिन्स आर हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसमें जो क्लोरीन है इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा और OH के ऊपर चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब देखें ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो आप किसी भी कार्बन के साथ Cl और किसी भी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो आपके पास जो कंपाउंड होगा उसमें ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। किसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा? ये अल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाएगा। सो कार्बन नंबर 1 के साथ आप Cl अटैच कर दें, कार्बन नंबर 2 के साथ आप OH ग्रुप अटैच कर दें, या कार्बन नंबर 1 के साथ OH अटैच कर दें और कार्बन नंबर 2 के साथ Cl अटैच कर दें। अब इसको आप जनरली क्या कह सकते हैं? हैलोहाइड्रिन। वैसे जो इसका नाम आप इस तरह रख सकते हैं 1 2। तो हैलोजन वाली साइड पे आप इसकी नंबरिंग करें तो इसका नाम आप क्या रखेंगे? इसका नाम आप रखेंगे 1 क्लोरो और 2 हाइड्रोक्सी, 1 क्लोरो
2 हाइड्रोक्सी, और अब सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या रखेंगे, तो दैट विल बी इथेन। 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी इथेन, 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी इथेन। और इसको आप क्या कह सकते हैं, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। जनरली क्या कहेंगे इसको, कॉमनली आप इसको कहेंगे इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, ये इसका कॉमन नेम है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, ये इसका कौन सा नाम है, ये इसका कॉमन नेम है। अब इथाइलिन तो इथीन को कहते हैं, तो फिर इथाइलिन क्यों रखा है इसका नाम, इथाइलिन इसलिए रखा है कि जिस स्टार्ट से इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया है उस स्टार्टिंग कंपाउंड की बेस पे इसका नाम रखा है। अब ये तो था सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या करेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए क्या होगा, मार्कोनी का रूल यूज़ होगा। ठीक है, अगर सपोज इफ़ अल्कीन इज़ अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, मार्कोनिकव रूल यूज़ होगा। तो मार्कोनिकव रूल क्या होता है, मार्कोनिकव रूल ये होता है कि रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जिधर कम हाइड्रोजन होते हैं, या पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब सपोज़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन की हमने बात की है, सपोज़ हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन है या 1 प्रोपीन है। सपोज़ इसको ले लेते हैं CH3 और CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये अनसिमेट्रिकल है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। इस पे अगर आप ऐड करते हैं, सपोज़ आप इस पे क्लोरोहाइड्रिन ही ऐड कर देते हैं, ब्रोमोहाइड्रिन भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, पार्शियल नेगेटिव और ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव। इस पे आप ऐड करें। अब इस पे जब आप ऐड करेंगे तो इसमें अब रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो OH है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, Cl है। लिहाजा क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर आपके ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे और जो नेगेटिव पार्ट है वो उधर जाएगा जिधर क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे। तो कम हाइड्रोजन कहाँ है, कार्बन के पास। सो OH ग्रुप कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ कम हाइड्रोजन होंगे। सो ये जो CH3 है ये अनचेंज रहेगा, कार्बन ये जो CH3 है ये भी अनचेंज रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये जो CH2 है ये CH2 भी इसी तरह रहेगा। तो CH2 के साथ क्या अटैच होगा, Cl, और सेकंड कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, OH। क्योंकि OH जो है वो नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, वहाँ आएगा जहाँ पे लीस्ट हाइड्रोजन होंगे। अब अगर हम इसका नाम लिखें, नाम लिखेंगे तो इस तरह आप इसको चेन सेलेक्ट कर लेंगे, दिस इज़ द चेन, ये आपने चेन सेलेक्ट कर लिया है। अब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक हो। तो फंक्शनल दोनों जो हैं वो राइट साइड से इनको नज़दीक है, OH को अगरचे लेफ़्ट से नज़दीक है, लेकिन आपके दो फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे हैं। सो आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन नंबर 1 के साथ Cl है तो आप क्या नाम रखेंगे, 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और आप इसका नाम इस तरह भी लिख सकते हैं, चूँकि अभी अल्कोहल का हमने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि जो अल्कोहल होती हैं उनकी एंडिंग किस से होती है, OL से होती है। सो 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। और अब ये जो जनरल बात है, जनरल बात ये है कि ये नाम नहीं है तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड हेलो अल्कोहल, यानी हेलोहाइड्रिन भी इनका नाम है और एक नाम क्या है, हेलो अल्कोहल। तो जब भी HOX ऐड होगा क्या बनेगा, हेलो अल्कोहल बनेगा या हेलोहाइड्रिन बनेगा, किसी MCQ में भी आ सकता है। सो ये थी किसकी एडिशन, एडिशन ऑफ हाइपो हेलो एसिड्स। अब हम नेक्स्ट एडिशन करेंगे, वो एडिशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
या इपॉक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात हो रही है, O2 की बात हो रही है। सो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, O2 लिखते हैं। जब हम O2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2। जब हाफ O2 लिखेंगे तो क्या मतलब है, 1 एटम है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड इपॉक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड इपॉक्सीडेशन, इज़ कॉल्ड इपॉक्सीडेशन। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ इपॉक्साइड। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी इपॉक्साइड। तो ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन MCQ में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से क्या बनता है। तो प्रोडक्ट इन दिस केस विल बी इपॉक्साइड। अभी जो इपॉक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, अब इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर होते हैं। इपॉक्साइड्स आर केमिकली, दीज आर साइक्लिक ईथर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक ईथर जो होते हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो साइक्लिक ईथर का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ये होता है कि कार्बन, ये तो मैंने 2 कार्बन लिखे हैं, 3 कार्बन हो तब भी ऐसा होगा। सपोज़ यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड हो तो ये क्या होता है, ईथर। अब है तो ये ईथर है, लेकिन ये कौन सा ईथर है, साइक्लिक मैनर में है। तो इपॉक्साइड जो होते हैं वो साइक्लिक ईथर होते हैं। तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, जो इसके लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं वो ये होती हैं कि इसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस होता है। बाज़ बुक्स में या बाज़ जगहों पे आपको 340 भी मिलेगा। और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है डेट इज़ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ होता है, यानी सिल्वर का ऑक्साइड जो है वो एज आ कैटलिसिस में यूज़ होता है। सो दीज आर द 2 कंडीशंस यूज्ड इन दिस रिएक्शन। अब मैं आपको इसमें रिएक्शन बताऊंगा कि इथीन क्या बनाएगा और प्रोपीन क्या बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इथीन को ले लेते हैं। तो इथीन रिएक्ट करके इथाइलिन इपॉक्साइड बना लेगा या इथीन इपॉक्साइड बना लेगा। सो कंसीडर इथीन, इथीन। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप रेशो वाइज अगर 1 मोल आप इथीन का लेंगे तो हाफ मोल आप किसका ले लेंगे, 1 मोल ऑफ इथीन जब आप लेंगे तो हाफ मोल आप ले लेंगे किसका, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर ले लेंगे 300 और जो कैटलिस्ट है वो क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है। तो अब देखें ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ऐड होगा पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पे ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड की जगह ले लेगा। अब देखें इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन। तो इस बुनियाद पे इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड। और जो इसका IUPAC नेम है वो क्या है, इथीन इपॉक्साइड। अगर सपोज हमारे पास प्रोपीन होता, प्रोपीन, प्रोपीन मीन 3 कार्बन अल्कीन होता। अब 3 कार्बन अल्कीन है तो इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगेन हाफ O2, हाफ O2 का मतलब है 1 ऑक्सीजन एटम। तो वैसे तो ये 1 नहीं होता, लेकिन चूंकि हम ये कह रहे हैं कि इसके हमने हाफ मोल लेने हैं और इसका 1 मोल लेना है, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे ऐड होने पे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा। सो इसको प्रोपीन कहते हैं या प्रोपाइलीन कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइलीन इपॉक्साइड, प्रोपाइलीन इपॉक्साइड, प्रोपाइलीन इपॉक्साइड। और इसका नाम क्या मैंने अभी बताया, प्रोपाइलीन। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो इपॉक्साइड होते हैं उसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड होता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और चूंकि ये ईथर है इस वजह से इनको साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। अब इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। ये जो
इनकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हाइड्रोलिसिस के ऊपर ये ग्लाइकोल बनाते हैं। हाइड्रोलिसिस पे क्या बनाते हैं? ये ग्लाइकोल्स बनाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी अगर वाटर डाल के इनको ब्रेक किया जाए, हाइड्रोलिसिस इपॉक्साइड चेंज इनटू ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स वो अल्कोहल होते हैं जिनके अंदर 2 OH ग्रुप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इथीन है, इथाइलिन ग्लाइकोल है CH2, और ये इसका ऑक्सीजन है। तो इसकी अगर हाइड्रोलिसिस हम करें, सपोज इस पे हम वाटर ऐड करें HOH, तो वाटर ऐड करने पे ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? ये OH ले लेगा और ये OH कहाँ आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस कार्बन के साथ देखें OH, और दूसरे के साथ भी क्या हो जाएगा? OH। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 कंसेक्टिव कार्बन पे OH ग्रुप आ जाए या 2 OH ग्रुप आ जाए, इनको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स बेसिकली डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को भी कहते हैं। सो दिस इज़ अ रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड इपॉक्सीडेशन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड व्हाट? इपॉक्सीडेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है, अगेन दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इन दिस ऑक्सीडेशन वी ऐड ओजोन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन। बच्चों जो ओजोन होती है, ओजोन ट्राइटामिक ऑक्सीजन, या जिसका फार्मूला क्या होता है? O3, जिसका मोलर मास कितना होता है? 48। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। अब बच्चों जो ओजोनोलाइसिस होती है, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? ओजोनोलाइसिस में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट आर ऑलवेज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो और साथ में या तो H हो या दोनों साइडों पे क्या हो? आपका कार्बन हो। सो कार्बोनाइल कंपाउंड में या तो ये वाली कंडीशन हो, यानी कि एल्डिहाइड बनते हैं, या इसमें क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, कीटोन्स बनते हैं। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी ये इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। और सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो अल्कीन है, अगर अल्कीन पे हम ओजोन ऐड करें, तो जैसे ही अल्कीन पे हम ओजोन ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? अल्कीन चेंज हो जाएगी किसमें? ओजोनाइड में। और ये जो ओजोनाइड होगी, ओजोनाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें जिंक की मौजूदगी में, तो क्या होगा? आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाएंगे। मैंने अभी बताया कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स से मतलब ये है कि एल्डिहाइड्स या कीटोन बनेंगे, यानी इसमें या तो एल्डिहाइड बनेगी या इसमें क्या बनेगा? इसमें कीटोन बन जाएंगे, यानी ये 2 चीज़ें बनने के चांसेस हैं। सो अगर हम इथीन को ले लें, लेट्स सपोज इफ़ वी हैव इथीन, सो इथीन इज़ दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ओजोन अगर इस पे ऐड करें, मैकेनिज़्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो 3 एटम ऑक्सीजन के अगर इसमें ऐड हों, तो ओजोन ऐड होने के बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओजोनाइड बनाएगी। तो अगर आप इसका पाई बॉन्ड तोड़ दें, तो पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर आता है, दिस पाई बॉन्ड इज़ ब्रोकन डाउन। पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद 3 एटम है, तो एक एटम ऑक्सीजन का अपवर्ड ऐड हो जाएगा, और जो 2 एटम होंगे वो कहाँ पे ऐड होंगे? डाउनवर्ड ऐड हो जाएंगे। अब आप कार्बन की वैलेंसी देखें, तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इस कार्बन की देखें तो इसकी कितनी है? 1 2 3 4 5।
तो इसका मतलब है कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 5 हो रही है, लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला बॉन्ड, इसका मतलब है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों टूटते हैं इसमें। असल में इसमें पहले बनता है मोलोजोनाइड और वो कन्वर्ट होता है किसमें, ओजोनाइड में। अब अगर आप इस पर वाटर ऐड करें, जैसे ही आप इस पर वाटर ऐड करेंगे तो जिंक की मौजूदगी में आप वाटर ऐड करते हैं तो इसकी क्या होती है, यहाँ पे क्लीवेज होती है। और क्लीवेज किस तरह होती है, दिस पार्ट विल ब्रोकन डाउन इन दिस वे वाइल दिस पार्ट इज़ ब्रोकन डाउन इन दिस वे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 मोल बन रहे हैं किसके, एल्डिहाइड के। आप देखें 2 हाइड्रोजन हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो आप ये देखें, और कार्बन के साथ क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं HCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर भी आप देखें HCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये कितने मोल हैं, 2 मोल्स। तो हमारे पास 2 मोल बने हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, और फॉर्मेल्डिहाइड को हम IUPAC से नोमेनक्लेचर में मेथेनॉल कहते हैं। 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के बने हैं। प्लस इसमें जो दूसरी चीज़ बनी है वो क्या बनी है, जिंक ऑक्साइड बना है। दूसरी चीज़ क्या बनी है इसमें, जिंक ऑक्साइड। ये जो एक्सल में जिंक ऑक्साइड है ये किसको ले लेता है, इस ऑक्सीजन को। अब बात ये कि इसमें जिंक को क्यों यूज़ करते हैं, जिंक को क्यों यूज़ करते हैं पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद फर्दर आगे जाते हैं। जिंक को बच्चों इसमें इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आप देखो तो अगर H2O, ये जो तीसरा ऑक्सीजन है इसके साथ कंबाइन हो तो क्या बना देगा, H2O2। ये जो H2O2 है, H2O2 कैन कन्वर्ट कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर सकता है। तो लिहाजा क्या होता है कि जिंक इज़ एडिड टू स्टॉप द रिएक्शन, यानी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए और फर्दर जो रिएक्टिविटी है कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको रोकने के लिए जिंक क्या करता है कि जिंक जो H2O2 है, H2O2 को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और ख़ुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड बनता है और साथ क्या बनता है, H2O बनता है। अब इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंट क्या है, तो रिएक्शन इज़ यूज टू locate the position of double bond, locate the position of double bond in the compound, position of double bond या pi bond in the compound, pi bond and compound। इसके वाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ओजोनोलाइसिस की भी अलग से बना के अपलोड की हुई है, जो लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप उसको डिटेल में देख सकते हैं इन द कंपाउंड्स। सो इसलिए ये जो है ना, ये ओजोनोलाइसिस की इंपॉर्टेंट MCQ में आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो रिएक्शंस के वहाँ पे नाम हो सकते हैं। सो डैट वाज अबाउट ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के बाद जो आपके सिलेबस का लास्ट रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बच्चों, ये जो पॉलीमराइजेशन है ये बेसिकली 2 वर्ड्स हैं। पोली कहते हैं मैनी को और मर कहते हैं यूनिट्स को। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल मोनोमर्स किस में कन्वर्ट होते हैं, पॉलीमर्स में। स्मॉल यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स आर चेंज into large unit called polymers, large units called polymers। ये पॉलीमर्स की डेली लाइफ में आप बहुत सारी बातें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे शॉपिंग बैग हैं, पॉलीथीन बैग, ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। सिमिलरली जो प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं वो पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा ये जो आपके वाटर टैंक्स हैं ये पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो
जैसे कपड़े आप पहनते हैं ये पॉलीमर्स हैं, तो कुछ पॉलीमर्स नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल है, तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं। सो ये जो मोनोमर्स हैं, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, पॉलीमर्स में। ये जो पॉलीमर्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। वैसे तो हम तमाम लार्ज मालिक्यूल को मैक्रो मालिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन चूंकि मैक्रो मालिक्यूल ज़्यादातर जो टर्म यूज़ होती है आपके बायोपॉलीमर्स के लिए होती है, तो इस वजह से अवॉइड करते हैं। तो मोनोमर्स जो होते हैं ये स्मॉल यूनिट होते हैं, लोअर मालिक्यूलर मैस होता है, और जो पॉलीमर्स होते हैं ये लार्ज होते हैं और इनका लार्ज मालिक्यूलर मैस होता है। सो आमतौर पर क्या होता है कि इसमें जो कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, कंडीशंस, कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं, इसमें जो टेम्परेचर है, डैट टेम्परेचर इज़ 100 to 300 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो प्रेशर हमें चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, 1000 to 3000 ATM प्रेशर जो है ना हमें चाहिए होता है। और इसके लिए सम टाइम हम कैटलिस्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर इथीन की बात करें तो इथीन पोलीमराइज टू पॉलीथीन, पॉलीइथीन, यानी इथीन पोलीमराइज होकर क्या बनाता है, पॉलीथीन। यानी अगर इथीन का ये एक यूनिट है और n नंबर ऑफ़ यूनिट आप ले लें और उनको आप क्या करें, हीट करें, और साथ में आप क्या करें, हाई प्रेशर जो ऊपर मैंने लिखा है ये अगर आप अप्लाई करें, तो क्या होता है कि यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। जब पाई बॉन्ड टूट जाते हैं तो इस तरह क्या होता है कि ये बहुत सारे जो मिथाइलिन यूनिट हैं, CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, तो ये कंबाइन होके आपके पास एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, जो कि ये जो चेन है ये ग्रो करता है दोनों साइड्स पे, तो बोथ अतराफ़ में जो ये चेन है ये ग्रो करता है। सो आप देख सकते हैं कि ये n नंबर ऑफ़ यूनिट जो है ये कंबाइन हो जाते हैं। सो ये जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये आमतौर पर क्या यूज़ होता है, टेम्परेचर यूज़ होता है और ये प्रेशर यूज़ होता है। सो इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ये जो पॉलीथीन है इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो एक तो ये है कि इसको यूज़ करते हैं एज अ प्लास्टिक मटेरियल, इट इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल, यानी ये इसका कमर्शियल इम्पोर्टेंस है एज अ प्लास्टिक मटेरियल। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं, बकेट्स वगैरह बनाने के लिए, डस्टबिन बनाने के लिए, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, केबल इंसुलेशन। सो जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है इसके अंदर स्मॉल मालिक्यूल चेंज इनटू लार्ज मालिक्यूल। सो पॉलीमराइजेशन जो है ये एक नेचुरल होती है और एक आपकी सिंथेटिक होती है। अब अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारे टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, जितने भी टेक्सटाइल्स वो भी पॉलीमर्स हैं, और नेचुरल लाइफ में आपकी जो पॉलीएस्टर्स हैं, पॉलीएस्टर्स कुदरती तौर पे जो होते हैं ये सारे पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा आपकी जो स्टार्च है, स्टार्च भी पॉलीमर्स है, ग्लूकोज का उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो आपकी ये जो सिलिकॉन ऑयल्स हैं ये भी सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स की और बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपकी टेफ्लॉन वगैरह है। तो जब आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा तो उसमें पॉलीमराइजेशन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो दीज वर द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स।